तालियां एक बार बीच में आया हूं। पिछले दिनों एक बार आया था तो बहुत दर्द में डूब के आया था। जब आपके चुने थे सांसद बादल भाई आपके बीच में नहीं रहते थे, मैं परिवार को सांत्वना देने के लिए आया था, आप सबसे मिलने से लगा उस दौरान। आज फिर जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन को यानी मेरी ताई को मेरी जरूरत है, तो मैं बिना बुलाए आज आ गया, क्योंकि मेरा फर्ज था, मेरा दायित्व था। चंद्रपुर वालों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। चंद्रपुर वालों, 19 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ चंद्रपुर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो सरकार है जिसने 10 साल में इस देश को जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो आपकी आवाज बनके कन्याकुमारी से कश्मीर तक कभी पैदल चलते हैं तो कभी मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा लेकर के निकलते हैं, आपकी पीड़ा को समझने के लिए, आपके दर्द को समझने के लिए। मैं आपके बीच में खड़ा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें बैठी हैं, इस तरफ युवा नौजवान साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मैं 10 मिनट आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि सुबह मुझे जम्मू कश्मीर पहुंचना है, वहां की जनसभा में पहुंचना है, तो जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, वरना दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। रात हरिद्वार में था, लगातार सफर करता हुआ नागपुर पहुंचा और फिर आपके बीच आया हूं। साथियों, यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ लोकसभा का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यहां राष्ट्रवादी के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, शिवसेना के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी साथी बैठे हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, तो नहीं, यह सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है। अभी कल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 2 दिन पहले आपके सामने से गई है और आपने उसे सेलिब्रेट किया है, उन्हें याद किया है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को याद किया है। मैं चंद्रपुर में खड़ा होकर के, महाराष्ट्र में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि पिछले 20 दिन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान उठा के देखिए, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, एक बात समान सुनाई पड़ेगी आपको कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपनों से, अपने पसीने से लिखा, जिस संविधान में महात्मा गांधी के उसूल जिंदा हैं, जो संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिकता और कौमी एकजहती को रखता है सामने, जो आईन मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, उस संविधान को, उस आईन को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ बदलना नहीं चाहती, इसका ऐलान कर रही है और इस नाम पर वोट मांग रही है। बेशर्मी की हद देखिए। और मैंने तो सुना है यहां जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहां माएं बहनें बैठी हैं, अपने भाषणों में जब नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिसे यहां बोला भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मर्यादा का भान न हो, ऐसा व्यक्ति आपका खासदार कैसे बन सकता है? जिसे भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा ना पता हो। मैं बालू भाई से 2-3 बार दिल्ली में मिला था और जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहां से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया
तो बालू भाई प्रतिभा ताई के साथ मुंबई आए थे चुनाव के दौरान, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हें वोट दे रही है। सुभाष भाई ने भी वोट दिया था। चंद्रपुर का मेरे ऊपर एहसान है कि अगर आज मैं राज्यसभा में बैठा हूं तो 2 वोट यहां से मुझे मिले थे, तब मैं चुन करके राज्यसभा में हूं। वो बालू भाई की एक बात, और जिस दिन बालू भाई के बारे में हम सबको ये समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो मैं सीधे भाग के घर आया सिर्फ उस बहन का हालचाल लेने के लिए, उस बहन की पीड़ा में उसके साथ खड़े होने के लिए। यहाँ मेरे दोनों भतीजे बैठे हैं, मानस और पार्थ, जिन्होंने अपने सर से पिता के साये को खो दिया है। चंद्रपुर वालों, मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूं, आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी बालू भाई की चिता की राख जो है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। किसी भाजपा के नेता में यह साहस कैसे आ गया कि वो ये कहे कि प्रतिभा ताई के आंसू तो झूठे आंसू है, वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। ये भाजपा का प्रत्याशी कहता है कि वो आंसू के नाम पे वोट मांग रही है। अरे आंसू का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझेंगे जब उन्हें हाथरस की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें उन्नाव की बिटिया के आंसू समझ में नहीं आए, जब उन्हें जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के आंसू समझ में नहीं आए, तो उन्हें चंद्रपुर की बहू और चंद्रपुर की बेटियों के आंसू कैसे समझ में आएंगे। भाजपा के नेताओं, आप आंसू की बात न करिए। आपको प्रतिभा ताई के आंसू झूठे लगते हैं। अरे हमने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी को झूठे आंसू बहाते देखा है। भावुक हो जाते हैं बात बात पे। अदाकारी तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन भी पीछे छूट जाए ऐसी अदाकारी करते हैं साहब। वो जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी तो एक भाषण देते हुए जब नरेंद्र मोदी जी भावुक हुए और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब आंसू बहा देंगे, तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि इमरान साहब लग रहा है आप बहुत भावुक हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कहेंगे। तब मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मैं तो शायर हूं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये आंसुओं का व्यापार करने वाले लोग, आंसुओं के नाम की राजनीति करने वाले लोग, भावनाओं को बेचने वाले लोग किसी बहन के सच्चे आंसुओं की कीमत क्या समझेंगे। मैं तो यहां खड़ा होकर के आपके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुधीर जी, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है। मैं गंगा और जमुना, दो जो पवित्र नदियां हैं, उनके घाट पर बैठ करके कविताएं लिखता रहा हूं। सुधीर जी, अगर आप में साहस है तो आप प्रतिभा ताई के आंसुओं की जांच करा लीजिए। गंगा जल जैसे पवित्र आंसू हैं ये, जिनका आप मजाक उड़ाना चाहते हैं। चंद्रपुर वालों, आप उनके भाषण सुन रहे हैं इन दिनों, उन्हें बोलने दीजिए। लोकतंत्र में हर अमर्यादित भाषा का जवाब वोट से दिया जाता है। 19 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए और जब ईवीएम की लाइनों में खड़े होइए पोलिंग बूथ पर, तो यह सोच के जाइए कि आपका दिया हुआ एक एक वोट सिर्फ प्रतिभा ताई को नहीं मिलेगा। ऊपर कहीं बालू धानोरकर साहब की आत्मा आपकी तरफ उस दिन निहार रही होगी कि आप उनके अपने रिश्ते का मोल कैसे चुका रहे हैं। मैं बहुत भावुक होकर के आपसे ये बात कह रहा हूं। और उस दिन आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ प्रतिभा ताई को नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट
प्रतिभादाई के छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर एहसान होगा। मैं इसलिए आपके सामने अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। भाजपा ने जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का काम किया और महाविकास अघाड़ी की चलती हुई सरकार को जिस तरह से तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, कई खोखे देकर के विधायक खरीदे, ऐसे में तो 19 तारीख को आपको लोकतंत्र के लुटेरों से लोकतंत्र लूटने का बदला भी लेना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा के लोग आएंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, मंत्री जी भी आपसे अमर्यादित भाषा नहीं बोलेंगे, बल्कि झूठे वादे भी करेंगे, बताएंगे कि हमने ये विकास किया। वो भाजपा के एक मंत्री एक गांव में पहुंचे, समस्याएं क्या है, तो गांव वाले सीधे साधे थे आप लोगों की तरह। उन्होंने कहा साहब हमारी 2 समस्या है, 2 दिक्कतें हैं गांव में। तो मंत्री जी ने कहा बताओ क्या। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना फोन निकाला, नंबर मिलाया और लगे किसी को डांटने कि इस गांव में कल तक एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। डांट मार के जब फोन उन्होंने मोबाइल रख दिया तो फिर गांव वालों से कहा कि मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, अपनी दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वाले आपकी तरह बोले थे, उन्होंने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है भाजपाइयों का झूठ, ये झूठ है इनका। और माओ बहनों आपसे तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब सुबह किचन में जा करके खाना बनाना शुरू करती हैं और कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए जब सरसों का या जो भी रसोई का तेल है वो डालती हैं, तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो 70 रुपए लीटर था वो आज 200 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा सरकार के लोग कफन पे आपसे जीएसटी ले रहे हैं। कफन पे, चिता की लकड़ी पर महंगाई आ गई। अगर आपको लगता है कि ये जनता का भला करने वाले लोग हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चंद उद्योगपतियों के साथी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 700 किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे बैठे शहीद हो गए। 700 किसान, उनके रास्ते में कटीले तार, नुकीले कीले, पानी की बौछार और लाठियां दी गई उनको। लेकिन अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को एमएसपी देंगे। और सबसे ज्यादा तो खुश हमारी महिलाओं को होना चाहिए कि कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। ये बहुत कमाल की घोषणा है। और नौजवान साथियों, कांग्रेस आपसे भी कह रही है कि आते ही 30 लाख रोजगार तुरंत आपको दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। और वो साथी जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनको 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस इसमें यह भी कह रही है कि वो महिला गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमसे कोई मतलब नहीं, वो भारत की नागरिक है और गरीब है तो उसके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल। एक तरफ मोदी जी हैं, उनके भाषण सुनिए, भाजपाइयों के भाषण सुनिए और राहुल गांधी के भाषण सुनिए। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चाय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं। तो आपको यह समझना है कि आपको क्या फैसला करना है। मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया हूं, लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हूं।
बतौर शायर भी आप मुझे जानते पहचानते हैं और मेरा सौभाग्य यह है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य और खुशनसीबी मुझे प्राप्त है। मैं इसलिए प्रतिभा ताई के लिए अपना दामन फैला करके आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और यहां जो हमारे अकलियत के साथी बैठे हैं, माइनॉरिटीज बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस बार बहुत समझदारी से घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, इंडिया अलायंस के साथियों को वोट दीजिए। मैं परसों केरल में था, कल उत्तराखंड में था, कल कश्मीर में रहूंगा, परसों बिहार जाऊंगा। पूरे देश की तरफ से महाराष्ट्र वालों आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं एक नारा चल रहा है कि साउथ में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। चुनाव से पहले कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपको बुलाएंगे, चंद्रपुर वालों से मिलाएंगे। लेकिन कभी कभी नसीब जो है, तकदीर जो है, किस्मत जो है, वो अलग तरह से कुछ लिखती रहती है। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। एक अलग सी टीस है उनको लेकर के। लेकिन मैं उनसे जो सुनता था ना कि नौजवान बड़े जज्बे वाले हैं, बड़ा जोश है, बड़े हौसले वाले हैं, तो वो मुझे दिखाई भी पड़ना चाहिए। मैं यहां आपके बीच में खड़ा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चंद्रपुर वालों, भाजपा कह रही है ना हम अमृत काल लाए हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। कि जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो, इलेक्टोरल बॉन्ड याद है ना, कि चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल। बताओ कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। बताओ कैसा अमृत काल। और अंतिम पंक्तियां सुनना कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। कि महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। नजर उठाओ तुमसे देश ये सारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। और चंद्रपुर वालों, अब आपकी तालियां दिल्ली तक जाएं, मुंबई तक जाएं कि कब तक कहकर बचोगे इसमें, कब तक कहकर बचोगे इसमें। है नेहरू की चाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। बताओ कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे
चावल दाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। माँ बहनों याद है ना 2013 में उनका नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है ना वो नारा? और उस नारे की सच्चाई क्या निकल के आई कि भारत में कौन सा सामान ऐसा नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी का जो महंगा ना हो गया। और अब जब चैनलों पे बैठ के मोदी जी कहते हैं कि हम जो है देश के गरीबों को अमीर बनाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, तब मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। ये कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं, राजकुमार कहते थे नजर उठा के देखो वही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में चलता रहा, करोड़ों लोगों को गले लगाता रहा और एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, घड़ी पहनी, मोवाडो का चश्मा पहना और 8,500 करोड़ के जहाज में कभी दुनिया के इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में घूमते रहे। अब देश फैसला करेगा कि कौन शहजादा है और कौन फकीर है, किसे भारत की जनता से प्यार है और किसे उद्योगपति दोस्तों से प्यार है। कि आने वाले दिनों में देश को तय करना है। वो आपको मुद्दों से भटाएंगे, मुद्दों से बरगलाएंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यूनान के बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। याद रखना मेरी इस बात को, जो मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि जब सिकंदर ने यूनान फतेह किया, जीता, तो शहर की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है जो सो रहा है चादर ओढ़ के बेफिक्र। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाकर के उसे जोर की लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ईश्वर की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है जो लात मारता है। याद करना आपको महंगाई की लात पड़ी है या नहीं पड़ी है। याद करना माए बहने, जब नोटबंदी हुई थी तो आपने अपने आंचल में जो 10-10, 20-20, 100-100, 200, 500 के नोट छुपा करके परिवार में रखे थे कि कभी मुसीबत में काम आएंगे, वो भी निकाल करके बैंक में जमा करवा लिया कि नहीं करवा लिया। जो आटे के गुल्लक में, आटे के डब्बे में परिवार से, पति से बचा करके अपनी बचत का पैसा आप सबने रखा था, उसको भी जमा करवा लिया। नोटबंदी की लात मारी थी या नहीं मारी थी? नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा था प्रधानमंत्री जी का। और उस नारे की सच्चाई ये रही कि जंतर मंतर पर ओलंपिक लाने वाली बेटियां रोती रहीं, चीखती रहीं, अपना मेडल लेकर प्रधानमंत्री की चौखट पर गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि उस अपराधी के साथ खड़े हुए जिनके लिए ये बेटियां इंसाफ मांगने गई थी। तो चंद्रपुर वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार सवाल पूछिए, और इस बार तो चंद्रपुर की अस्मिता का चुनाव है। एक तरफ वो खड़े हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते और ऐसा और वैसा, अमर्यादित भाषा, और एक तरफ चंद्रपुर की बेटी, चंद्रपुर की बहू आपके सामने अपना दामन फैला करके, आंचल फैला करके कह रही है कि मैं अपनी पति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूं, उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसे पूरा करना चाहती हूं, मैं अपने 2 बेटों को लेकर के आपके सामने खड़ी हूं, आपकी सेवा करूंगी, मुझे समर्थन दीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आपको तय करना है कि एक अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता का साथ देना है, फिर या एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहू का साथ देना है जिसकी आंख में आंसू हैं, और वो आंसू बहुत सच्चे हैं, क्योंकि उसके कंधे पर पूरे चंद्रपुर की जो लोकसभा है उसकी विरासत का बोझ है, वो उस बोझ को निभाना चाहती है।
चंद्रपुर वालों, समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, अभी नागपुर पहुंचना है, फ्लाइट पकड़ना है। लेकिन मैं आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं कि मैं सिर्फ यहां पर एक नेता की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, एक भाई की हैसियत से भी अपनी बहन के लिए वोट मांगने आया हूं। और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आपका खासदार भी हूं, राज्यसभा का सांसद हूं महाराष्ट्र से। तो आप मेरी बात पे विश्वास करिए, मेरी बात पर आमीन कहिए, मेरी बात का समर्थन करिए। आप प्रतिभा ताई को जिता करके लोकसभा में भेजिए, वो लोकसभा में बैठेंगी और उनका दूसरा भाई राज्यसभा में बैठेगा। वो लोकसभा में बैठ के आपके लिए आवाज उठाएंगी, मैं राज्यसभा में बैठ के लिए आपके लिए आवाज उठाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एक भी मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जाते जाते आपको एक नज्म सुना करके जाता हूं। हाँ, वो अच्छा, दो सुनाऊं? समझदार लोग हैं, मैंने कहा एक सुनाऊं, बोले नहीं नहीं दो सुनाओ। इन्हें भी पता है पकड़ में आ गया है हाथ में, तो फिर पूरा वसूली करके ही वापस भेजना है। ये सब बहुत समझदार लोग हैं। वो चंद्रपुर के 2-3 लोग साथ में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे ट्रेन में। तो एक ने कहा कि साहब मैं तो हैदराबाद का हूं, हम जिंदगी को जीते हैं, हम नवाब और निजाम के शहर के लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश का था, उसने कहा साहब हम तो लखनऊ के लोग हैं, हमारी तो तहजीब ही अलग है। तो एक ने कहा साहब हम चंद्रपुर के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है। तो आपस में बातचीत होने लगी। तो ये हुआ कि बताओ साबित करो कैसे। तो वो जो हैदराबाद वाला था उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए की सिगरेट लम्हा भर में पी जाते हैं। अब दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे कि अब ये क्या करेगा। तो यूपी वाले ने क्या किया कि जेब से 2000 का नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। अब दोनों पलट के चंद्रपुर वाले की तरफ देखने लगे कि भैया 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा ये व्यक्ति। लेकिन ये चंद्रपुर है साहब। उसने 1 मिनट देखा और उसके बाद अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला और उस पर लिखा 5 लाख। फिर उसको मोड़ करके जला करके सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 5 लाख की सिगरेट पी रहे। ये चंद्रपुर है, इसका अपना तेवर है। ये तो आजकल मोदी जी से भी पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। और जो पीछे तक लोग खड़े हैं, मुझे उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। इधर जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, देखिए चुनाव जो है ना, सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, चुनाव समर्थन देने का नाम है। और हौसला हम कैसे दे सकते हैं? आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपका शोर। प्रतिभा ताई जहां भी होगी उसे हिम्मत देगी, मानस और पार्थ को हिम्मत देगी, कार्यकर्ताओं को हिम्मत देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार। याद है ना भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? तो अब मेरा मन कर रहा है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कवि और शायर को थोड़ी छूट होती है कि वो अपनी भाषा में बात कह लेते हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बिल्कुल वहीं तक पहुंचेंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कमजोर प्रतिक्रिया आई है, दामन भर के मुझे आपकी तालियों और आपका साहस मिलना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में एक नाम लूंगा मैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई
आकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चंद्रपुर वालों, मुझसे वादा करिए आप कि एक बहन के लिए जो उसका छोटा भाई यहां अपना दामन फैलाने आया था, उसे 19 तारीख को निराश नहीं करिएगा। मैंने कहा ना, आपका वोट सिर्फ प्रतिभा ताई को नहीं मिलेगा, आपका वोट राहुल गांधी को ताकत देगा, भारत के संविधान को ताकत देगा, इस देश के लोकतंत्र को ताकत देगा और राहुल गांधी के उस न्याय को ताकत देगा जो देश के गरीबों से, देश के दलितों से, देश के पिछड़ों से, देश के सवर्ण गरीबों से, देश के अल्पसंख्यकों से राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। तो इसलिए 19 तारीख को इधर वाले जो लोग बैठे ना, इनसे एक छोटी सी शिकायत भी है। आप सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हैं ना, तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं, 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन सुबह जाके वोट देना होता है ना, आपको लगता है कि यार धूप बहुत है, लाइन लंबी होगी, प्रतिभा ताई तो जीत ही रही है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। हमारे साथ पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 वोट, 2 वोट, 100 वोट, 50 वोट से चुनाव जीत के आए। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के एक नेता सिर्फ 1 वोट से चुनाव हारे और बाद में वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन 1 वोट से चुनाव हारने की वजह से विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। तो अपने एक एक वोट की अहमियत भी समझना पड़ेगा। आपको अपना एक एक वोट लेकर के, और मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, विशेष रूप से खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव प्रतिभा ताई अकेले नहीं लड़ सकती। आपको उसका भाई बनके, उसका बेटा बनके, उसके परिवार का सदस्य बनके इस चुनाव को लड़ाना है। इसलिए 19 तारीख को खुद तो वोट देने निकलो ही, अपने आसपास, पड़ोस, मोहल्ले, परिवार, रिश्तेदार सबको फोन करो और लोगों से ये कहो कि तब तक घर में चाय का चूल्हा नहीं जलेगा जब तक परिवार के लोग जाकर के वोट दे करके नहीं आ जाएंगे। और आपको तो खास तौर से माओ बहनों के परिवार में कह दीजिएगा कि जब तक वोट दे करके और प्रतिभा ताई तो खुद महिला हैं, तो इसलिए तो आपका उन पे ज्यादा अधिकार है। तो परिवार में पति या शौहर या परिवार का कोई और सदस्य अगर कहीं कोई और झंडा उठा रहा हो ना, तो उस दिन सुबह जो है उनसे कह दीजिएगा कि चाय पिया नहीं पिया ये मायने नहीं रखता, जाओ पहले हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के आओ, उसके बाद घर में खाना मिलेगा। ये आप अगर चाह लोगे ना तो प्रतिभा ताई को कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। और आपको तो अमर्यादित भाषा बोलने वालों को जवाब भी देना है। इसलिए अंत में मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। इसलिए आपसे अंत में बस यही कहता हूं कि मेरे आने की लाज बचाइएगा, क्योंकि हम वहां दिल्ली की संसद हो या सड़क हो, आपके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट से निकलते ही मीडिया का सवाल और मेरी कविता कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। अगली जो 2 लाइन है उस पर तैयार रहना कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। शासन प्रशासन तमाम ताकत लगा करके डराने की कोशिश की जाएगी चुनाव के दिन, चुनाव से पहले,
लेकिन चंद्रपुर वालों कह देना कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, वक्त के हाकिमों को चेहरे पर, वक्त के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर सर उठा के निकले हैं। जाते जाते चंद्रपुर वालों, मानस पार्थ दोनों लोग गए, इधर इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये बालू भाई की दो विरासतें आपके सामने खड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि इनको हौसला देने के लिए, इस उम्र में पिता का साया सर से उठना, वालिद का साया सर से उठना, शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। इन बच्चों को आपके साहस की, आपके हिम्मत की, आपके साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके आज कहिए, आप सारे लोग उठाइए एक एक हाथ और ये एहसास दिलाइए चंद्रपुर वालों, प्रतिभाताई को, इन बच्चों को कि बालू भाई नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन बालू भाई के विरासत को आप सारे लोग कमजोर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे ना। तो 19 तारीख को घर से बाहर निकलिए, एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। सीरियल नंबर कौन सा है? पहले से ही एक नंबर पे है तो फिर बात ही खत्म है। उसके बाद पहले से देखे, ऊपर वाला भी कुछ चीजें निर्धारित करता है, पहले से ही एक नंबर पर है सीरियल में, बस जा करके एक नंबर दबा दीजिए, गिनती होगी 4 जून को तो एक नंबर पे ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आश्वस्त करते हैं आपको, और आप यहाँ प्रतिभाताई को जिता करके दिल्ली भेजिए। दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज आपको बहुत शायरी नहीं सुना पाया, बहुत दिल खोल के कुछ नहीं कह पाया, बतौर सांसद आया हूं, लेकिन आचार संहिता है तो आपको कुछ दे के नहीं जा सकता विकास कार्य के लिए। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इसी मंच पे 2 सांसद खड़े होंगे, एक प्रतिभाताई खड़ी होंगी, एक इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा होगा। उस दिन आपसे मिलूंगा, जीत के जश्न में आपको इसी मंच पर, इसी मैदान में खूब सारी शायरी भी सुनाऊंगा, और जो आपका मेरे ऊपर अधिकार है उस अधिकार को भी सारी जिंदगी चुकाने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, बहुत सारा आभार। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।